आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे टर्म हम यूज़ करते हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी वर्ड आप सबको पता होगा, फिर भी एक बता दे रही हूँ मैं। एंथैल्पी मतलब हीट। ठीक है, इसके बारे में आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब आप थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। तो हीट होता है जिसका सिंबल होता है H। ठीक है, और चेंज इन हीट जिसको है, ये चेंज इन एंथैल्पी जो टर्म आता है उसके लिए यूज़ करते हैं डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ये ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है कहीं पर भी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियली क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सिंपल से अगर आप समझें तो ये हम हमेशा एटम के लिए ड्रॉ कर लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर है आपका शेल, ये शेल्स है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस। किसी भी एटम को मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये एक एटम है। ठीक है, ये एटम को हम ड्रॉ कर रहे हैं। एटम में हमको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स में, जिनके वैलेंस शेल है उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, बाहर निकाल दें, रिमूव। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी भी अमाउंट की एनर्जी लगेगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं हम। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो कोई चार्ज कैरी नहीं करता, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है ना नेगेटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, एक सिंपल एक एटम की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक ठीक बात है। तो उस आइसोलेटेड एटम में से, या एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और जो भी अमाउंट की एनर्जी उस समय लगती है उसको हम सिंपल से बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम। ठीक है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो भी एनर्जी लगी, जो भी एनर्जी लगी, इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। मतलब कि एटम को आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगी उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये सारे टर्म हम यूज करते हैं, समझ गए आप। अब ये जो कंडीशन हुई, मैंने आपको जो बोली कि एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाले, आप एक चीज हमेशा याद रखना, ये कब कब ये कंडीशन होती है। पहली चीज तो ये कि ये जो भी कंडीशन होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाली, ठीक है, ये होगी ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं। कभी भी आप अपने स्टेटमेंट में एक्साइटेड स्टेट टर्म यूज नहीं कर सकते। क्या लिखना है अपन को, ग्राउंड स्टेट लिखना है। दूसरी बात, ये जो भी प्रोसेस होता है ये सब किस में होता है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, क्यों गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो इंटर एटॉमिक फोर्स रहता है वो क्या रहता है, मिनिमम रहता है। ठीक है, एक तो ग्राउंड स्टेट, और ये कंडीशन अपन जो देखते हैं आयनाइजेशन वगैरह की, ये किस में देखते हैं हम, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट। ठीक है, ये दो नोट पॉइंट है आपके लिए। ओके, अब इसको मैंने आपको क्या बोला, एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जो एनर्जी लगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, कैसे लिखोगे आप, कैसे समझ में आएगा आपको। ये हो गया सपोज एटम, अभी सिंपल आपके लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, एटम है ये, ठीक है, गैसियस स्टेट में, ये जी लिखा है यहाँ पे आपको नोट पॉइंट पे, इसलिए मैंने ये बताया गैसियस स्टेट में। इस गैसियस स्टेट में से पॉजिटिव आयन बाहर आ गया, पॉजिटिव आयन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तभी पॉजिटिव बना। मतलब एटम में से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाली होंगी तो जो भी स्पीशीज बना होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा, और ये आपकी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। IE ऐसे करके लिखा जाता है, या ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा IH। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है, अब आपको अगर कंफ्यूजन हो तो मान लो कोई भी एटम है हमारे पास, सोडियम, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सोडियम है गैसियस स्टेट में से। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया सोडियम से, ठीक है, तो वो बन गया Na+।
सब कुछ गैसियस स्टेट में हो रहा है। हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये इसकी आई वैल्यू हो गई। इसी को ये लिखने का तरीका होता है, जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का एग्जाम्पल लिखते हैं तो इस टर्म में लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब ये एक चीज़ और एक्स्ट्रा आपको समझनी है क्या, कि ये जो आई ई लिखे हैं अपन ने, जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल है, ये जो है वो पॉजिटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, ये होगा पॉजिटिव। रीजन मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का कारण ये है कि अपन को ये इस इलेक्ट्रॉन को जो अपन निकाल रहे थे एटम में से, उसमें एनर्जी की क्या पड़ी थी, ज़रूरत पड़ी थी, रिक्वायरमेंट थी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो जो एंथैल्पी है ना, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा रही हूँ। एंथैल्पी एनर्जी है जिसको बोलते हैं हम, एच जो है, ठीक है, एच के साथ, एच क्या है, हीट है, ये एनर्जी है, अब जो भी बोलो। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है मतलब ये क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। और हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आई ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसीलिए आई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी यूनिट जो है इसकी क्या होती है, देखिए यूनिट किलो जूल मोल इनवर्ड्स में भी लिखा रहता है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी मुझे यहाँ लिखना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहीं पर आता है, वही डेफिनेशन है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आयनाइजेशन पोटेंशियल को, ठीक है। इसका कन्वर्जन वगैरह जब न्यूमेरिकल हम करेंगे, समझेंगे तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 1.602 × 10⁻⁹ जूल पर एटम होते हैं। तो ये सब बात की बात है, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको समझ में आ गई। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव जो टर्म है, इस टर्म का आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको पता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, सिंपल शब्दों में आप समझ लो तो, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक होने वाला प्रोसेस। अब ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 3 स्टेज में होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। इसके बारे में आपको बताऊंगी क्यों। 3 स्टेज अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी के देख सकते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड, फोर्थ नहीं होती। फोर्थ वाली जब कंडीशन आती है ना, जिसका जब अगर आप ये पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में डाउट है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तक ही हम क्यों लिख रहे हैं, फोर्थ क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो फोर्थ वाली कंडीशन होती ही नहीं है। तब उसके बाद से कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ने लगते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने लगते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, 4 इलेक्ट्रॉन आप क्या करो, 4 इलेक्ट्रॉन को देना, ये लेना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। और कौन सी बॉन्डिंग फिर अपन पढ़ने लगते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन डिफरेंट हो गई। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर ये तीनों कंडीशन हम देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे होती है सक्सेसिव। एक आइसोलेटेड एटम है मेरे पास M, आइसोलेटेड एटम हो गया M, जिसको हम M से शो कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, या आप कुछ भी ले सकते हो। इस आइसोलेटेड एटम में से M क्या है, M एटम है कोई भी, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये लिख दिया आपने ऐसे, और उस समय आप लिखोगे IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, या डेल्टा IH1 ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेल्टा IH1 ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। अब
जब एक आइसोलेटेड एटम में से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये बन गई फर्स्ट, मतलब पहली जो एनर्जी लगी होगी वो। अब दूसरा ये जो बना हुआ है M+, इस M+ में से फिर से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कंडीशन हो गई कैसी, अब 2+ हो जाएंगे इसके ऊपर। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस M2+ में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बना लिया M3+, ठीक है। ये 3 कंडीशन हुई हमारे पास, IE1, IE2, IE3। मान लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अब इन सब की जगह आप किसी दूसरे का एग्जाम्पल रख लो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। मान लो ये एक एल्यूमिनियम एटम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बना लिया Al+। यहाँ पे कंडीशन हो गई Al+ की, इलेक्ट्रॉन निकला ये बन गया Al2+, और यहाँ पर Al2+ में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बन गया Al3+। तो ये जो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी को ये टर्म यूज किया जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ओके, तो अब ये जो तीनों कंडीशन आप देख रहे हो, पहले वाले में जितनी एनर्जी लगी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगी होगी सेकंड। जब एक बार एटम आयनाइज हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसको और अट्रैक्ट करके रखा रहता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगी होगी थर्ड वाले में। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि IE1, IE2 और IE3 में सबसे ज़्यादा एनर्जी IE की वैल्यू जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, तो थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी सेकंड वाले की, फिर होगी फर्स्ट वाले की, ठीक है। ये ऑर्डर रहता है आपका हमेशा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं लिखा आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट तो क्या है, बुक से भी आपको मिल जाता है सेम स्टेटमेंट, आप अपने मन से लिखो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ भी अपने मन से आप लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब मूविंग टू नेक्स्ट, अब हमको देखना है कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग या इसको स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, penetration effect of electron, एंड लास्ट इज सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफ़ेक्ट करती हैं या प्रभावित कर सकती हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इन सब का बहुत बड़ा रोल है किसमें, आयनाइजेशन के एंथैल्पी के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एटॉमिक साइज, बहुत सिंपल है ये सब। एटॉमिक साइज, पहली बात, पहला जो है फर्स्ट फैक्टर जो है, देखो एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर हो गया शेल, ये मैंने एटम को ड्रॉ किया है, दिस इज योर एटम, ये एटम ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये एटम ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो आप देखो ये तो मैंने पहला शेल ड्रॉ कर दिया, मान लो ऐसे एक और शेल ड्रॉ हो गए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एटम का साइज होगा, एटम जितना बड़ा होगा बोल सकते हैं, मतलब एक एटम ये हो गया और एक एटम ये होगा, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिए हमने, ठीक, दो एटम, एक एटम ये, एक एटम ये। तो जितना बड़ा एटम होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतने ही कम एनर्जी लगेगी, सीधी सी बात है। जब तक आप अपने घर के पास तब तक आप सुरक्षित, ठीक है। जब आप अपनी फैमिली के बहुत क्लोज तब तक आप बहुत ही स्टेबल, सुरक्षित। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आप खतरे वाले जोन में आते जाते हो। सेम विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी और द इलेक्ट्रॉन, जितना वो न्यूक्लियस के पास है, ये न्यूक्लियस है आपका,
ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहता है उसको रिमूव करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है, इजीली रिमूव नहीं होता। जितना जितना दूर जाता जाएगा, साइज जितना बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल के फेंक सकते हो, इजीली निकल सकता है, ठीक है। तो ये हाल सबके साथ है, ठीक है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है साइज के, साइज ऑफ द एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। मतलब कि सीधी सी बात है, कहना मैं ये चाह रही हूँ कि भैया शेल्स जो हैं, शेल्स, ये जो शेल्स अपन ड्रॉ किए हैं, ये जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स जो है तभी तक है जब तक वो इलेक्ट्रॉन पास में है न्यूक्लियस के। जितने वो दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा तो उतने ही कम अमाउंट की एनर्जी लगेगी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना पड़ेगा, लेस एनर्जी लगेगी, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो भाई लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के टर्म में, हम पढ़ रहे हैं कि इसका मतलब कि IE की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम लगेगी, कम एनर्जी लगेगी हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, ठीक है। तो ये है एटॉमिक साइज का फंडामेंटल, ठीक है, बड़ा साइज कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज को देख लो भाई, शो करते हैं Z से, Z इसका सिंबल है, जिसको Z क्यों है इसके, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली में है क्या, एटॉमिक नंबर ही तो है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करना मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज किसके वजह से होता है, प्रोटॉन के वजह से हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो किसके वजह से है, प्रोटॉन के वजह से है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। तो प्रोटॉन, सीधी सी बात है। अब अपने पास देखो, ये दो ड्रॉ किए हमने स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें मान लो 4 प्रोटॉन है, इसमें आप देख लो बहुत सारे प्रोटॉन। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन रहेंगे वो उतनी ही ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, खींच के रखेंगे, ठीक है। तो मोर द प्रोटॉन मोर विल बी द अट्रैक्शन, ठीक है, एंड मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। सीधी सी बात है, जिसके पास जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा रहेगी, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इसमें से आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाओगे, ठीक है, लेकिन इस वाले में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या कारण है डिफिकल्ट होने का, क्योंकि इसमें जो चार्ज है, जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है नंबर में, ठीक है, प्रोटॉन सा मोर इन नंबर। सो प्रोटॉन इज मोर, अट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या है बात, ठीक है। तो ऐसे बोलना चाहिए अपन को, मोर द प्रोटॉन, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये न्यूक्लियर चार्ज कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिंपल वर्ड में मैं आपके लिख रही हूँ, मोर विल बी द अट्रैक्शन, more will be the attraction, ठीक है, more will be the attraction with electron of valence shell। लो ये भी टर्म लिख दी भाई, वैलेंस शेल उतना ही ज्यादा होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर। क्यों ज्यादा है, क्यों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो आपका IE की वैल्यू कम। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि IE जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, है ना। इसे चाहिए यही बोलो कि जो IE है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, दैट इज योर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, खत्म बात। शील्डिंग इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। स्क्रीनिंग, फिर से वही स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको इजीली समझ में, बहुत ही सिंपल है ये, कुछ नहीं है इसमें।
ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये हो गए शेल्स, न्यूक्लियस के आसपास के हम एटम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक शेल ये हो गया, एक शेल ये हो गया, ठीक है। अब इन शेल्स में हैं क्या, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, भाई यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया अपना बीच वाला, क्या है आपका, बीच में जो है वो क्या है आपका न्यूक्लियस, दैट इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, हर बार मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, न्यूक्लियस, ठीक, ओके। अब आप एक चीज देखो, ये न्यूक्लियस जो है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ये वाले शेल के, ये जो अपन को ये वाला शेल दिख रहा है पहला वाला, इस प्रोटॉन के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है इसको अट्रैक्ट करके रखा रहेगा, बांध के रखा रहेगा, ठीक है, ठीक बात है। लेकिन ये वाला जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन, दिस वन, मतलब कि ये वाला शेल और नेक्स्ट वाला शेल, अगर मैं ये बोलूँ ये के शेल है और एल शेल है, तो इन दोनों शेल की बात हो रही है। अब ये दोनों एक ही नेचर के हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, सेम नेचर है।